गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शिष्य गुरु संवाद केंद्र पर विद्यार्थियों के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। हमारे साथ इस चर्चा में गोविंद गुरु राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर अंजना रानी जी भी मौजूद हैं और इस चर्चा के द्वारा हम सभी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि गण और तंत्र का परस्पर संबंध भारतीय ज्ञान परंपरा में कैसा था। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। इस संविधान को लागू करने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भारत जहां भी है और जिस किसी भी रूप में है, उसके मूल में कारण गण और तंत्र का परस्पर संबंध होता है। और भारतीय संस्कृति में गण और तंत्र का परस्पर संबंध कैसा था, जब हम इस बात को जानेंगे तो हमें यह मालूम चलेगा कि हम कहां हैं और हमें कहां पहुंचना है। ऐसी बात नहीं है कि भारत ने इस दौर में 77वें गणतंत्र दिवस पर जब भारत पहुंचा है तो विकास की ऊंचाइयां नहीं छुई हैं, लेकिन हमें यह भी जानना होगा कि हमारे सामने में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। उन चुनौतियों पर हम विचार करेंगे। इसके लिए मैं हमेशा विद्यार्थियों को कहता हूं कि कुछ पुस्तकों का आपको गहराई से अध्ययन करना होगा। उसमें भारत वैभव पुस्तक है डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी की, और उच्च शिक्षा भारतीय दृष्टि डॉक्टर अतुल कोठारी जी की। इस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद हम देख रहे हैं कि शिक्षा क्षेत्र में एक प्रकार का ऐसा माहौल बन रहा है जिसमें कुछ लोग गणतंत्र के बारे में आशंकाओं के बादल से घिर गए हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आशा का सूरज भी है। अब मेरी दृष्टि में यदि भारतीय ज्ञान परंपरा के तत्वों को सही रूप में लागू किया जाए तो निश्चित रूपेण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आशा का सूरज साबित होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ज्ञान को सबसे अधिक प्रधानता देने वाली भारतीय संस्कृति का पहला विषय दर्शन था, और इस दर्शन को यदि हम सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ऐसी स्थिति में हम यह जानने का प्रयास करें कि जिस भारतीय संस्कृति का पहला विषय दर्शन था और जिस भारतीय संस्कृति परंपरा में गण के लिए गुरुकुल होते थे और तंत्र के लिए कुल गुरु होते थे, आज उसकी शिक्षा की क्या दशा है और शिक्षा किस दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। हमारी परंपरा में गण की शिक्षा के लिए जो गुरुकुल चलते थे, क्या उसी प्रकार से आज शिक्षा व्यवस्था चल रही है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गुरुकुल प्रणाली को लौटाने का आग्रह है, लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध 24 घंटे का अहर्निश संबंध होता था। शिष्य सिर्फ गुरु के बोले गए शब्दों को ही
नहीं ग्रहण करता था, बल्कि वह गुरु के जीवन को, उठने को, बैठने को भी ग्रहण करता था। और हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति के मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या की राजनीति जब कभी भी किसी समस्या से जूझती थी तो कुल गुरु वशिष्ठ उनको याद आते थे, विश्वामित्र याद आते थे। मुझे याद है एक प्रसंग, जब भरत पिता की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद अयोध्या लौटते हैं और उन्हें पता चलता है कि राम को वनवास दिया गया है और उनके लिए उनकी माता कैकेयी ने राज्य मांगा है। तब उनके शोक की सीमा नहीं रहती। उस समय कुल गुरु ने बिलखते हुए भरत को जो कुछ कहा, वह एक तंत्र को दिशा देने वाला मंत्र है। क्या कहा? तुलसीदास जी रामायण में, रामचरितमानस में लिखते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरणु, जसु अपजसु विधिहा। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस सब विधि के हाथ है। यही विचार के ही देय दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। तात विचार करहु मन माही, सोच जोग दशरथु नृपु नाही। उन्होंने कहा कि हे भरत विचार करो, राजा दशरथ शोक के योग्य नहीं है। वहां पर गुरु वशिष्ठ ने कहा है कि शोक किन पर मनाया जाना चाहिए। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लौलीना। उस विप्र के बारे में शोक मनाया जाना चाहिए जो अपने धर्म को छोड़कर विषय में लौलीन हो जाता है। सोचिया नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। उस राजा पर शोक मनाया जाना चाहिए जो नीति को नहीं जानता है और जिसके लिए प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं है। अब आज यह विचार का समय है कि गणतंत्र दिवस जो हम मनाते हैं वह भारतीय संविधान के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाते हैं। भारतीय संविधान से हम कितना परिचित हैं, भारतीय संविधान को हम कितना पढ़ते हैं, हमारी शिक्षा की स्थिति क्या है। भारतीय संविधान को आगे बढ़ाने में, भारतीय संविधान से जन जन को जोड़ने में हमारी शिक्षा कितनी सार्थक भूमिका निभा रही है। आज स्थिति यह है कि महाविद्यालयों से विद्यार्थियों ने एक दूरी बना ली है और सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली लागू होने के बाद महाविद्यालयों में शिक्षा में वक्त कम जाया हो रहा है, सिर्फ परीक्षा कराने में पूरी व्यवस्था लगी हुई है। अब ऐसे हालत में गणतंत्र दिवस हमें एक अवसर देता है कि गण यदि शिक्षित नहीं होगा, संविधान से परिचित नहीं होगा, तो वह गण कैसा होगा। और तंत्र को कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं होगा, कोई कुल गुरु नहीं होगा, तो शक्ति यदि शांति की छाया में कोई निर्णय नहीं लेगी तो वह निर्णय निष्पक्ष नहीं हो सकता है, निष्पक्ष नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में जो दोनों का संबंध था, उस संबंध को किसी कवि ने बहुत प्यारे शब्दों में व्यक्त किया है। बादशाहों का फकीरों से बड़ा रुतबा न था। उस समय धर्म और सियासत में कोई रिश्ता न था। शख्स वह मामूली लगता था, मगर ऐसा न था। सारी दुनिया जेब में थी और हाथ में पैसा न था। सारी दुनिया
दुनिया जेब में थी, हाथ में पैसा ना था। यह गुरुओं का प्रभाव था। अब आज शिक्षकों की स्थिति बहुत आत्महीन हो गई है। गैर शैक्षिक कार्यों का बोझ इतना बढ़ता जा रहा है, अब तो इंसान को तराशने वाले शिक्षकों को श्वान को तलाशने में लगाया गया है। तो हमें यह सोचना होगा कि हम सभी गण को तराशने वाले और तंत्र को दिशा देने वाले शिक्षा को किस प्रकार से और किस रूप में लागू कर रहे हैं। बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर अंजना रानी जी से कहूंगा कि आप समसामयिक विद्यार्थियों की तरफ से कुछ प्रश्न पूछें ताकि हम लोगों की चर्चा सार्थक हो सके। डॉक्टर अंजना रानी। धन्यवाद सर। आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आपके द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उसके आलोक में जो बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दिमाग में पैदा हुआ है वह यह कि हमने किस सोच के साथ, किस दर्शन के साथ हमने अपना संविधान बनाया था और उस संविधान की जो मूल भावना थी उस पर हम कितना आगे बढ़े हैं, हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती विद्यार्थियों की ओर से, और मैं भी अपने आप को एक विद्यार्थी ही समझती हूँ, उस रूप में मुझे जो आज दिखाई देती है और जिसका दूर दूर तक मुझे कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा है और ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है, वह यह है कि शासन आज के समय में सत्यमेव जयते हमारा उद्घोष था, लेकिन आज सत्ता और सत्य को पर्याय मान लिया गया है शासन के द्वारा भी, और अन्य लोगों में भी ये स्वीकृति हो जाए ऐसा प्रयास चारों तरफ से चल रहा है, सत्य और सत्ता। तो इसीलिए सत्य की खोज नहीं है, चाहे वो धर्म जगत हो, चाहे वो राजनीति का जगत हो, सत्ता ही एकमात्र लक्ष्य रह गया है। सत्ता येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, और उस सत्ता जो कि अपने ही गणतंत्र हैं, हम अपने ही जनों के लिए व्यवस्था देने का काम करना था, उनकी सेवा करने का और उनके सर्वांगीण विकास के लिए सत्ता को काम करना था। विभिन्न आयामों में हमारा जो गण है वो उन्नति करे, ऐसा प्रयास होना चाहिए था, लेकिन उनकी कुछ मूलभूत जरूरतों को पूरा करके उनको चुप कराया जा रहा है और उनके सोच विचार को कुंद किया जा रहा है, और उसको करने के लिए शिक्षा को ध्वस्त कर दिया गया है। पूरी शिक्षा व्यवस्था आज पूरी तरीके से ध्वस्त है। दुख की बात यह है कि जो इसके परिणामों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, और आपसे किसी तरह का कोई फीडबैक, जो कि मुख्य हितधारक हैं, शिक्षक हैं, शिक्षार्थी हैं, समाज है, अभिभावक हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन मुख्य जो समस्याएं हैं उनको एक तरह से ढांकने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफा प्रोग्राम चल रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हमारा भारत कैसे आगे बढ़ेगा, ये मेरी मुख्य चिंता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर होने के कारण दार्शनिक दृष्टिकोण से डॉक्टर अंजना रानी मैम ने समस्या को यह रखा है कि जब हम वास्तविक स्थिति को नहीं देखेंगे, यथार्थ के धरातल पर ही आदर्श के फूल खिलते हैं। स्थिति कीचड़ जैसी है, लेकिन कीचड़ में ही कमल विकसित होता है।
मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि डॉक्टर अतुल कोठारी जी की जो पुस्तक है राष्ट्रीय संस्कृति न्यास, इनका जो संगठन है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो शिक्षा के बारे में कहा गया है उसको सही रूप से लागू करने की चुनौती है। सही रूप से लागू नहीं हो रहा है, यह हम सभी महसूस कर रहे हैं, लेकिन प्रावधान जो है उस प्रावधान को सही रूप से लागू करने के लिए प्रयास चल रहा है। डॉक्टर अतुल कोठारी जी सर से जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक सेमिनार में प्रश्न पूछने का अवसर मिला तो मैंने यह प्रश्न पूछा। उसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु दिन रात कई वर्षों तक विद्यार्थी को पढ़ाने के बाद उसकी परीक्षा लेता था, और वह परीक्षा सिर्फ लिखित या मौखिक ही नहीं व्यवहारिक भी होती थी, और मुश्किल से उस परीक्षा में कोई विद्यार्थी सफल होता था, उसी का दीक्षांत समारोह होता था और उसी को गुरुकुल से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की अनुमति मिलती थी। जब तक विद्यार्थी सफल नहीं हो जाए, गुरु की हर कसौटी पर खरा नहीं उतर जाए, तब तक विद्यार्थी को गुरुकुल छोड़ने की अनुमति नहीं थी। आज स्थिति शिक्षा जगत की यह हो गई है कि किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जा रहा है। स्कूलों में भी यह नो डिटेंशन पॉलिसी लाई गई थी, अब सरकार ने इसको वापस ले लिया। फेल करे या न करे, नो डिटेंशन पॉलिसी लाई जाए या वापस ले ली जाए, इससे अंतर नहीं पड़ता है। अंतर इससे पड़ता है कि हम गुरुकुल प्रणाली की तरफ पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले के बीच संबंध को कितना घनिष्ठ और कितना गहरा बनाते हैं। अभी हमारे पास इस पेपर की कटिंग है। हम धीमे धीमे डिजिटल लर्निंग की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन डिजिटल लर्निंग शुरू किया गया अमेरिका में और उसका परिणाम कल के पेपर में दिया हुआ था, शिक्षा में टेक के उपयोग का खास फायदा नहीं। डिजिटल लर्निंग से बहुत सारी सूचनाएं विद्यार्थियों के पास पहुंच गई। अरबों डॉलर अमेरिका ने खर्च किया, और आज जब अमेरिका उस पर विचार कर रहा है तो अभिभावक का कहना है और उस शोध का निष्कर्ष है कि डिजिटल लर्निंग ने विद्यार्थियों के जीवन में सीखने की क्षमता को नहीं बढ़ाया, जीवन की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाया। अब हमारे लिए भी विचारणीय है कि बहुत सारे शिक्षा के कार्यक्रम को हम डिजिटल लर्निंग द्वारा पूरा करना चाहते हैं, और शिष्य और गुरु तो आग्रह नहीं, विद्यार्थी और शिक्षक के संबंध को ताक पर रख करके स्पष्ट रूप से इस शोध का निष्कर्ष कहता है कि मानवीय संबंध के बिना विद्यार्थियों में लर्निंग, सीखने की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा और जीवन की गुणवत्ता नहीं आएगी। यह विचारणीय बात है, इस पर विचार होना चाहिए। आखिर हम सभी गण हो या तंत्र अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए विचार कर रहे हैं। सरस्वती पूजा के दिन 23 जनवरी को मुझे शिक्षक सम्मान देने के लिए एक कार्यालय, समाचार पत्र के कार्यालय से फोन आया। मैं दिन भर सोचता रहा कि जिस महाविद्यालय में 10% विद्यार्थी भी क्लास में नहीं आते हों और परीक्षा देने वाले 90% से ऊपर विद्यार्थी उपस्थित हो जाते हों, और उसी दिन सुबह में एक बालिका ने फोन करके पूछा कि सिलेबस क्या है, वो परीक्षा देगी और परीक्षा में पास हो जाएगी, तो ऐसी मन स्थिति में मैं था कि मैं शिक्षक सम्मान लेने के लिए नहीं गया। आखिर शिक्षकों की वास्तविक दशा
और दिशा देखनी होगी। शिक्षा की वास्तविक दशा और दिशा देखनी होगी। शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध ठीक वैसा ही संबंध है भारतीय ज्ञान परंपरा की नजर में भी आत्मा और शरीर का संबंध। बेरूह अपना जिस्म लिए फिर रहा हूं मैं, गफलत की कितनी सख्त सजा दे गया कोई, मुझको जरा पहुंचने में ताखीर हो गई, मंदिर से मूर्ति ही उठा ले गया कोई। कई प्रकार के कार्यक्रमों को विद्यालयों और महाविद्यालयों में लागू कर दिया गया है, जिसके कारण शिक्षक क्लास में उपस्थित कम और उन सूचनाओं को जुटाने में और स्प्रेडशीट में भरने में व्यस्त ज्यादा होते हैं। धीमे धीमे विद्यार्थियों को लग गया कि यहां पर पढ़ाई जिस अपेक्षा के साथ आए थे वैसा नहीं हो रहा है। अब इस स्थिति में हमें सोचना होगा गणतंत्र दिवस का अवसर है कि जो संविधान हमारी श्रेष्ठ प्रतिभाओं ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगभग 3 वर्षों की मेहनत के बाद इतना विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, उसको हम अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाएंगे, यह सोचना होगा। और इसके साथ जब स्थिति देखा जाता है तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में बच्चों को नहीं मालूम है, संविधान को उन्होंने देखा तक नहीं है। लेकिन इस निराशा के बीच में भी आशा की किरण यह है कि इसी बांसवाड़ा में 27 वर्षों से शिष्य गुरु संवाद केंद्र चल रहा है और हमारे पास ऐसे विद्यार्थी रविवार को भी आते थे जिन्होंने अपने प्रश्नों से मुझे शिक्षक होने का एहसास कराया। और उनके लिए आज भी मैं जो लेख लिख रहा हूं सोशल मीडिया पर, उसका संकलन मैंने किया तो ऐसी 2 पोथी मेरे पास एकत्रित हो गई। तो मुझे इस संबंध में आपके प्रश्न के जवाब में यह कहना है कि सिर्फ आंकड़ों से शिक्षा जगत का वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो सकता। शिक्षा की धरातल पर उतरना होगा और जो भी शिक्षक सत्य को नहीं बोल रहे हैं वे शिक्षा जगत के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। और तंत्र भी किराता अर्जुनियम में स्पष्ट रूप से भारवी लिखते हैं, वह राजा क्या जो मंत्री की सही बातों को नहीं सुने, और वह मंत्री क्या जो राजा को सही बात नहीं बताए। सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तनु तीनों ही हो वही बेगही नाश। रामचरितमानस की यह पंक्ति विचारणीय है। शिक्षक को सही फीडबैक देना होगा और सरकार को उसके अनुसार योजना में परिवर्तन करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जो हमने पढ़ा उसके आधार पर मेरे लिए वह आशा का सूरज है। भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र की जिम्मेवारी मुझे महाविद्यालय में दी गई है। सर मैं बीच में माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं स्वयं गवाह हूं कि आप लगातार 27-28 वर्षों से शिष्य गुरु संवाद पर विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान करने का अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और आप लगातार इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन कोई शासन और प्रशासन तक आपकी अभी तक बात नहीं पहुंची है। हर कोई जब हमारे रक्षक ही भक्षक हो जाएं, एक तरह से ये कहने में भी मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई भी ये देखने के लिए तैयार नहीं है कि आज क्या स्थिति है वास्तविक। और वो मुझे तो लगता है कि अब एक क्या कहा जाए, कौन ये साजिश कर रहा है। एक तरह से पूरी युवा पीढ़ी, एक तरफ उनके लिए नशा मुक्ति और कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा है गहराई में जाकर के कि आखिर युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में क्यों आ रही है। कारणों पर जब तक मूल पर चोट नहीं करेंगे, ऊपरी उपाय उतने कारगर साबित नहीं होंगे। ये देखने वाला कोई नहीं है। ये क्या शासन प्रशासन को पता नहीं है? क्योंकि काम सारे उन्हीं के द्वारा सौंपे गए हैं। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक
कार्यों में उन्हीं के द्वारा लगाया गया है। तो ये क्या उनको पता नहीं चल रहा है कि विद्यालयों में किस तरह से पढ़ाई हो रही होगी, विद्यार्थी क्या कर रहे होंगे? उनको दिशा देने वाला कोई नहीं है, उनके भविष्य उनको अंधकार में दिखाई दे रहा है। उनको मतलब जीना ही, अपने अस्तित्व को बचाना ही कठिन हो गया है। तब वो अपने भविष्य निर्माण की और वो क्या सोचेंगे? और जो फीडबैक सामने निकल कर आपने शिक्षा नीति, आप बार बार कह रहे हैं कि आपको आशा की किरण दिखाई दे रही है और सूरज दिखाई दे रहा है आशा का, भारतीय ज्ञान परंपरा, और वो सब बातें ठीक हैं। लेकिन जैसे कि पर्यावरण अध्ययन जो बहुत महत्वपूर्ण विषय माननीय उच्चतम और उच्च न्यायालय की रिकमेंडेशन के आधार पर उसको लागू किया गया, लेकिन उसको पढ़ाने वाला कोई नहीं, तो उसके जो सही परिणाम है वो सामने नहीं आए और वो एक विषय ऐसे ही चल रहा है, केवल चल रहा है। इसी तरीके से भारतीय ज्ञान परंपरा के जो विषय जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण और वो बहुत उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन उनको पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पास उनको पढ़ाने के लिए क्या नीति है? तब फिर वो कितना उनके परिणाम आ पाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। केवल लागू कर देना, केवल दिखावा करना, अपने ही तो लोग हैं, किसको दिखा रहे हैं हम? दिखावा होता है किसी दूसरे के सामने कि दिखा के उसको हम थोड़ी बहुत देर गफलत में रख दें, लेकिन हमारे अपने ही बच्चे हैं और हमारा स्वयं का ही तंत्र है। हम किसको दिखा रहे हैं ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। केवल दिखावा दिखावा और एक इतनी दूरी, एक आदर्श में और वास्तविकता में बहुत दूरी बन गई है, बहुत बड़ा पाखंड पैदा हो गया है और मुझे लगता है कि ये हमारे बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। धन्यवाद मैडम, आपने सही फरमाया। भारत प्रदर्शन का नहीं, दर्शन का देश है और ऐसी बात नहीं है कि ऊपर तक यह बातें नहीं पहुंच रही हैं, लेकिन उनकी मजबूरियां क्या हैं यह हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। लेकिन किन्हीं भी मजबूरियों में मूल को यदि हम नजरअंदाज कर रहे हैं, मूल क्या है? हमारी नई पीढ़ी। भारतीय संस्कृति का मूल क्या है? शिक्षा। भारतीय संस्कृति को ऊंचाइयां देने वाला कौन सा तत्व है? भारतीय ज्ञान परंपरा। तो उसके कारण हो क्या रहा है? भारतीय ज्ञान परंपरा में हमें यह जानना होगा कि एक तरफ वेदांत की ऊंचाइयां हैं, तो वेदांत की ऊंचाइयां तो कहती है सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। ईसावा अस्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जगत में जो कुछ है। लेकिन वहीं पर सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ईश्वर है। वहां पर हम देखते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर दिन रात लड़ाइयां चल रही हैं। ये हिंदू है, वो मुसलमान, ये मसीही, वो यहूद, इस पर एक पाबंदियां और उस पर एक कयूद। सैकड़ों पंडित ने क्या अहमक बनाया है हमें, छोटे छोटे तंग खानों में बिठाया है हमें। संविधान इसी से हमारी सुरक्षा करता है। अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक सत्ता हो या धर्म सत्ता हो, आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है। इस संबंध में विचारणीय यह है कि हमारा गण सिर्फ मतदाता बनकर नहीं रह जाए। और राजनीति को यह पता चल गया है कि प्रचार के द्वारा किसी भी बात को सही साबित किया जा सकता है, प्रलोभनों के द्वारा वोट खरीदा जा सकता है। इसलिए मतदाताओं की जागरूकता का भी सही प्रयास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी गुणवत्तापूर्ण नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या करना है? ऐसे में हर संस्थान में कुछ शिक्षक बहुत चिंतित हैं और इतना नहीं, ऊपर भी जो भारत की को ऊंचाइयां देने वाले लोग हैं, उनके लगातार विचार आ रहे हैं और उन विचारों के आलोक में हम सभी एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर सरकारों के सामने में बढ़ती जनसंख्या, ध्वस्त होता पर्यावरण संकट, ये इतनी बड़ी चुनौती के रूप में आए हैं
इसमें एक बात का और जिक्र मैं करना चाहूंगा। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जो वंदे मातरम राष्ट्रगीत लिखा, उसका मूल संदेश क्या है? सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम मातरम, सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम। तो हमारे पर्यावरण में जो जल की स्थिति है, वायु की स्थिति है, राजधानी की हवा प्रदूषित हो चुकी है, पीने को स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है, तो ये सब कारण उपस्थित जो आज हुए हैं चुनौतियां, शिक्षा को नजरअंदाज करने के कारण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं है। हमारे तंत्र में भी अधिकतर लोग जो चुन करके जा रहे हैं, उनके पास शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं है। इसके कारण तंत्र में भ्रष्टाचार है, तो उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। तो उस लिए ही गणतंत्र दिवस एक शुभ अवसर है, जिस दिन हम सभी अपने संविधान को पढ़ने के लिए विशेष रूप से उत्सुक हों। सिर्फ झंडा फहराना, सलामी लेना, परेड करना ही गणतंत्र दिवस नहीं है। गणतंत्र दिवस पर संविधान का गहन अध्ययन होना चाहिए, जो कहता है कि हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, और इस संविधान में अपने आप को हमने आत्मार्पित किया है, अंगीकृत किया है, इसको अपनाया है। तो उसको वास्तव में अपनाना तो तब होगा जब हम अध्ययन करें। मेरी चिंता यही है कि भारत के संविधान को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रयास होना चाहिए, उस जागरूकता को फैलाने के लिए, जिसके लिए सबसे सशक्त माध्यम शिक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की शुभकामना।